हेलो मांगा मैनिक्स। तो कैसा हो कि एक आर्मी से रिटायर्ड बंदा जो अपनी लाइफ को हेल बना चुका है, वो एक गेम खेलते खेलते गलती से उस गेम के अंदर चला जाए। उसने उस गेम को बहुत खेला हुआ है, लेकिन जब वो उसके अंदर जाए तो उसको एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो सभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, सभी चीज़ें कर सकता है। वो लिटरली एक मजिशियन, एक वॉरियर और एक नेक्रोमेंसर हो। तो इसी बेस पे ये मांगा हमारी चलने वाली है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी मची हुई है, और ये है ग्राडियस किंगडम की लास्ट लाइन डिफेंस की, और ये सबसे स्ट्रांग कही जाती है। लेकिन हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये लोग भी काटे जा रहे हैं और उनको काट रहे हैं ऑर्क्स। वो सब लोग डरते डरते चिल्ला रहे होते हैं कुछ भी हो जाए ऑर्क्स को अंदर मत आने देना, और ऑर्क्स भी अपनी पूरी ताकत से इस स्ट्रांग होल्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ऑर्क्स के मेज पूरी तरह से उनको ब्लफ देते हुए और उनको और ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्क्स की आर्मी को। इसी के बीच में हमें दिखाया जाता है वहाँ का कमांडर, जिसका नाम है फैलन एंडेवर, जो कह रहा होता है ये ऑर्क्स मुझे लगता है पगला गए हैं, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं सारे के सारे। हमें दिखाए जा रहे होते हैं कुछ कैरेक्टर्स जो एक वॉच टावर पे बैठ के सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लगता है ये गेट भी हमारा नहीं बचेगा। और सबसे ज़्यादा मुसीबत की बात तो वो है जो पीछे है। और हमें दिखाया जाता है हमारा ऑर्स का लॉर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और मास्टर होता है। और वहाँ वो लोग सोच रहे होते हैं अगर इसने अपनी बैटल में आना स्टार्ट कर दिया, इसकी और स्किल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो ये कासल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। वो लोग परेशान हो ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया था ऑर्क्स ने एक दीवार तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं रोको उन्हें, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन अपनी जान के बदले भी उन्हें रोकते रहो। तभी हमें दिखाया जाता है एक ऑर्क्स जिसने एक सोल्जर की छाती पे लात रख के उसका आर्मर तोड़ के उसकी छाती तोड़ दी होती है। और तभी हमें दिखाया था उसके अंदर से एक लाइट निकलने लगती है। जितने भी आसपास लोग मरे हुए होते हैं उनके सबके अंदर से लाइट निकलने लगती है। और उसी के बीच में एक कैरेक्टर दिखाया जा रहा है जिसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट होता है और वो कहता है अराइज। और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई साहब ऑर्क्स, इंसान, सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में हैं। सब कहते हैं ये लाइट कहाँ से आ रही है और ये कॉर्प्स, ये कैसे खड़े कैसे हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे फिर से एक जंग स्टार्ट हो गई होती है, और वो हुई होती है मरी हुई सेना और जिंदा सेना के बीच में। जो इंसानी सेना होती है कह रही होती है कि एक नेक्रोमेंसर वो यहाँ क्या कर रहा है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो नेक्रोमेंसर लिटरली उस बैटलफील्ड में आगे की तरफ पूरी शिद्दत से बढ़ रहा होता है। और वो कह रहा होता है तो ऑर्क्स के लॉर्ड, तुम्हारे लिए मुझे लगता है कि ये नॉर्मल कॉर्प्स काम नहीं करेंगे, तो ये लो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ऑरा मास्टर्स। और हमें दिखाया जा रहा है उसके कुछ ऐसे छोटे छोटे पोर्टल्स खोल दिए होते हैं, उन्हीं के अंदर से बहुत सारे ऑरा मास्टर्स निकल रहे होते हैं, नाग मास्टर्स भी साथ में आ रहे होते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई एक बड़ी सी अनडेड की आर्मी जो उन लोगों पे भारी पड़ रही होती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है लॉर्ड मास्टर जो ऑर्क का होता है वो भी पूरी ताकत से अपने उन सब पे अटैक करता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है पीछे से एक स्केलेटन आके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा ऑर्क लॉर्ड उन्हें उससे डिफेंड कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है एक पैंथर जैसा कोई एलियन सा बीस्ट उसके मुंह के लिटरली पकड़ता है और ज़मीन में पटकने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा ऑर्क लॉर्ड भी कुछ कम नहीं है, उसने भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उन सबको पीछे ढकेल दिया होता है। और वो कह रहा होता है क्या यही है तुम्हारी सबकी ताकत। वो लोग फिर से आप वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक फेरी टाइप की कैरेक्टर जो सारे ऑर्क्स को काटते हुए वहाँ से आगे बढ़ रही होती है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा डेडली लग रही होती है। उसकी लाल लाल चमकती हुई आँखें और उसकी बॉडी, वो सारे सारे ऑर्क्स ऐसे फट रहे होते हैं उसके छूने से जैसे कोई छोटा मोटा हमारी दिवाली बम नहीं फटता वैसा से। और हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जो ऑर्क्स के बगल में खड़ा हो चुका होता है, ऑर्क लॉर्ड के बगल में। और वो कह रहा होता है तो तुम इस तरह नहीं हारोगे, बहुत अच्छे, चलो मेरा आना यहाँ ख़राब नहीं हुआ, तो अब मुझे एक अच्छी कॉर्प्स, एक अच्छी बॉडी मिल जाएगी। और वो लिटरली अपनी तलवार को कहता है एक्सटेंड, और भाई उसकी तलवार बड़ी होते वो ऑर्क लॉर्ड से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा घमासान चल रही होती है।
हमें दिखाया जा रहा है वो दोनों एक दूसरे को एकदम बराबर टक्कर दे रहे होते हैं। हमारा जो एमसी होता है वो कह रहा होता है ये बुरा नहीं था, और लिटरली उसके ऊपर अपना सबसे खतरनाक इस्तेमाल करता है अपनी कटाना से, और वो कटाना लिट उसको काटने की तरफ जा ही रही होती है, तभी हमारा ऑर्क लॉर्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी बीच में स्केलेटन लाते हुए उसका अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और कहता है कि मुझे स्ट्रांग होना होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि मुझे अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रांग होना है। नहीं, मुझे स्ट्रांग होना है उन लोगों के लिए जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, और वो उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है जो जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है, और कहता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिससे मैं हार जाऊं। और वो लिटरली अपना स्केलेटन आर्मर पहनने लगता है, और भाई कितना ओपी लग रहा है ये कैरेक्टर, और उसके हाथ में वो कटाना, ओए होए होए होए। और हमें दिखाया जा रहा था वो ऑर्क से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, और उन दोनों की लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है। और कहता है तो आखिरकार इस आखिरी जंग में मुझे कुछ तो एंटरटेनिंग मिला, और वो दोनों काफ़ी खतरनाक लड़ाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा एपिक है, और हमें दिखाया जा रहा था उन दोनों की लड़ाई एक अंत तक पहुंच चुकी होती है। ऑर्क मास्टर ने भी अपना ऑरा ब्लेड रिलीज करा होता है, और हमारे एमसी ने भी अपना ऑरा ब्लेड रिलीज करा होता है। यहीं पे हमारी कहानी का शिफ्ट आता है कि कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ था। हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं रोलन एकेडमी में एक स्टूडेंट था, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े खतरनाक नाइट्स वॉरियर इन सबको तैयार किया जाता है, वो लोग पढ़ने आते हैं। लेकिन मैं एंड्रिस, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा स्टूडेंट था, मैं एक ऑर्फेनेज में रहता था, और मेरे अंदर कोई भी स्किल्स नहीं थी सिवाय नेक्रोमेंसी के, और मैं ये सब कुछ काम करता था मिस्टर बैरन के अंदर। हम लोग यहाँ पे छुप के एक्सपेरिमेंट करते थे, सीक्रेट में एक्सपेरिमेंट करते थे, और एक ब्लैक मैजिक का जो कि दुनिया की नज़र में गलत है, लेकिन हमें यहाँ पे परमिशन मिली हुई थी ताकि हम उस ब्लैक मैजिक का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और हमें दिखाया जा रहा था बैरन, जिसने एक नेक्रोमेंसी करी होती है, लेकिन वो फेल हो चुका होता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो इन सब चीज़ों को लिख रहा होता है। कहता है कि इन सब चीज़ों जल्दी साफ़ करो, क्योंकि मुझे इसके बाद और भी काम करना है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि तो मैंने सब कुछ साफ करा, सब कुछ करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इससे बढ़िया जगह कौन सी मिलेगी मुझे ब्लैक मैजिक की चीज़ों को और ब्लैक मैजिक की बुक्स को पढ़ने के लिए। तो इसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि बैरन जो वहाँ पे बैठा होता है, और हमारा एमसी जाके कहता है कि तो मैंने सारा कुछ काम कर दिया, मैंने अपना बेस्ट किया। बैरन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, और तुम एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि तुम्हें जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ऑर्फनेज से निकाल के यहाँ पे भर्ती करवाया है। और एक काम करो मेरा, तुम जाओ और ग्रेवयार्ड से एक बढ़िया सा नाइट लेके आओ, और मुझे उसके ऊपर कल फिर से नेक्रोमेंसी करनी है। हमारा एमसी कह रहा होता है जैसे ही मैं वापस आया तुरंत मेरे को फिर से एक काम दे दिया। मेरे घर में भी ऐसी ना भाई, मुझे भी नेक्रोमेंसी सीखनी पड़ेगी लग रहा है। बैक टू द स्टोरी। तो हमारा एमसी कह रहा होता है ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, और हमें दिखाया जा रहा होता है, अपने मन में सोचते जा रहा होता है कि मैं ये एक और चीज़ों के ऊपर नेक्रोमेंसी परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है सक्सेसफुल होंगे। तभी बैरन कहता है तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो कहता है यस सर, और हमें दिखाया जैसे वो बाहर निकल सब लोग उसको देखने लगते हैं, कहते हैं कि ये एंड्रिस है ना, ये तो किसी काम का नहीं है। हाँ, तो ये अभी तक यहाँ पे टिका हुआ है। और हमें दिखाया जा रहा होता है एंड्रिस के बारे में, एंड्री क्राउनवेल, जो कि मैजिक डिपार्टमेंट में 3rd ईयर में है, और ये अनटैलेंटेड है। मैंने तुम्हें पहले बता दिया अनटैलेंटेड है ये। तो ये बेसिकली ऑर्फनेज की फैमिली में रहता है, और कैसे वो ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, और कैसे हमारा एमसी बता रहा होता है जो इस गेम के अंदर आया होता है, कह रहा होता है कि मैंने गेम स्टार्ट करी पिकास्ता। ये एक ग्रेट सिन के ऊपर ये गेम थी, जो कि हमें बताती थी कि क्या है नॉर्मल मेंबर सोसाइटी के कैसे काम करते हैं। लेकिन मैं कोई नॉर्मल मेंबर नहीं था, मुझे ये गेम काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लगने लगी, मुझे इसकी लत लग गई। और जब एक दिन मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करके कहीं जाने की सोच रहा था, जब मैंने अपने 12 हफ्ते इसके पीछे ख़राब कर दिए लगातार खेलते खेलते, तो मैं पागल हो गया। और जब मैंने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश करी तो मैं गलती से इस गेम के अंदर आ गया, और जब मैं उठा तो मैं बन चुका था एंड्रिस। और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मुझे कोई और से
खतरनाक कैरेक्टर क्यों नहीं मिले, क्योंकि ये सब कुछ वही उसी तरह जा रहा है जैसा कि गेम में जा रहा था। और मुझे पता है मेरे पीछे बहुत सारे कैरेक्टर लगे हैं मुझे मारने के लिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बैरन से बचने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मेरे लिए खतरा वही है। यही सब कुछ सोच रहा होता है, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा एमसी एक जगह बैठा सोच रहा होता है कि तो मुझे सबसे पहले स्ट्रांग होना होगा। और दो सबसे मेन चीज़ जो मुझे अपने माइंड में रखनी होंगी कि मेरे पास डुअल कोर है, और मैं स्वॉर्ड्समैनशिप भी सीख सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि स्वॉर्ड्समैनशिप सीखनी चाहिए कि मैजिक सीखना। और मेरे पास नेक्रोमेंसी का टैलेंट तो हाई है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं पक्का इस बार सरवाइव करूँगा। और मैं तभी उसके सामने विंडो आ रही होती है कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ करनी होगी। वो सोच रहा होता है कि तो मैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ कर सकता हूँ आपकी बार। और उसके सामने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रखी होती है। वो कहता है कि मुझे बहुत सोच समझ के चूज़ करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी गलत चूज़ किया तो ये पूरी की पूरी इवेंट्स जो हैं वो सारे के सारे बहुत अलग तरीके से जा सकते हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसने 3 को फ़िल्टर किया होता है, इवल डीमन, इवोल्यूशन और लेबिरिंथ्स। और वो सोच रहा होता है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है? क्या मैं इससे चीज़ों को उनकी जो नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा सकता हूँ? चलो यही देखते हैं, मेरे पे ज़्यादा समय भी नहीं है। और वो इवोल्यूशन के ट्रेल को सिलेक्ट कर लेता है। तभी वो देखता है कि हाँ, अब मैं उस इवेंट को देख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई लिटरली उसको आगे की सारी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत एक झलक के तौर पे दिख रही होती है। और ये ड्रैगन सा भाई, मैं इसका वेट करने वाला हूँ अब। तभी वो कहता है कि तो इस दुनिया में अब मुझे सरवाइव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मैपल लीफ डॉर्मिटरी, जो कि रोलन एकेडमी की फ्री फैसिलिटी है, वहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि वहीं पे मतलब रहता है, वहीं पे सोच रहा होता है कि तो नेक्रोमेंसी मेरे लिए एक एसेट की तरह काम करेगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने एवोल्यूशन ट्रेल को क्यों ही चुना। मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ इन सब चीज़ों को लेके। तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और मुझे अपने आप को ताकतवर करने के लिए चीज़ें सोचनी होगी, क्योंकि मैं उन सब इवेंट्स को वापस से नहीं चाहता। और यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे मारना चाहते हैं बैरन के अलावा। अब इसका नाम चैरॉन इसमें दिखा रहा है, बैरन तो भाई मैं चैरॉन या बैरन बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। तभी हमें दिखाया जाता है वो 3 बुक चूज़ कर रहा होता है। आई आई विल बिकम ब्लैक मैजिशियन, ब्लैक मैजिक इंट्रोडक्शन और ट्रबलसम ब्लैक मैजिक। वो ये अपने मन में सोच रहा होता है ये कितना हॉरिबल टाइटल्स हैं। मुझे अगर किसी ने मुझे इसे पढ़ते हुए भी देख लिया ना, वो तुरंत ही मेरे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक लड़की जो वहाँ पे बैठी हुई होती है, हमारे हमसे क्या रहता है तो ये एक वैम्पायर है। और वैम्पायर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे क्या कर रही है। मुझे लगता है कि जो चैरोन है वो कुछ अलग करना चाहता है इनके साथ में। और ये एक मिड गेम के बॉस की तरह है, लेकिन मुझे सबसे शुरू में दिख गई। तभी वो वैम्पायर उसके पास में आते आके कहती है कि सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मदद। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेन का सीन दिखाया जा रहा होता है। हमारा जो एमसी मन में सोच रहा होता है, फ्रैंकली अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मैं चैरन को कैसे मारूं। और वो मेरे लिए सब कुछ कर सकती थी। और तभी जो वैम्पायर होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इसको मार सकती हूँ, कैसा रहेगा? तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एक वैम्पायर जो मेरे थॉट्स को समझ सकती है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने थोड़े से भी एक्टिंग करी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन अभी तो ये बंधी हुई है। तभी वो कहता है कि क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हें रिलीज़ कर दिया तो तुम मुझे नहीं मारोगी? वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तभी वो मन में सोच रही होती है कि अगर मेरा प्रॉमिस और इंसान के प्रॉमिस में कोई फ़र्क थोड़ी ना है, कौन सा मैं अपना प्रॉमिस रखने वाली हूँ। तभी वो हमारे एमसी से कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। तभी वो कहता है कि हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं इस पर बिलीव करूँ कि ना करूँ। और अगर
मैंने कुछ भी गलत किया तो मेरे लिए दिक्कत का सबब हो सकता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था ये सब कुछ सोचते हुए जा रहा होता है और वो एक जगह पे पहुंच चुका होता है और बड़ा सूटकेस लेके उस जगह की तरफ जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वो जगह होती है एक कब्रिस्तान, जहाँ पे वो कह रहा होता है तो मैं हूँ थर्ड ग्रैंडसन जेनी हाउस का। तभी जो उसके अंदर आदमी होता है कहता है कि क्या तुम फूल लेके आए हो? वो कहता है हाँ, मैं 13 आजूर स्काई इराइसिस लेके आया हूँ। मुझे लगता है इनका कोई कोड वोड होगा। तभी वो गेट खुल जाता है और वो अंदर की तरफ जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है एक आदमी जो लिटरली अपनी कमर पकड़ के खड़ा होता है, कहता है ओ बहुत अच्छी टाइमिंग है तुम्हारी, ये लो तुम्हारे लिए एक नाइट का कॉर्प्स। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो कहता है थैंक यू वेरी मच, ये कितना हैवी है। तभी वो उन सबको भरता, तभी वो उसकी नज़र एक तरफ जाती है और उसको एक कब्र दिखती है। वो कहता है कि मैंने इस कब्र को पहले भी देखा हुआ है, ये तो मास्टर निकल की है ना। और वो हमारे निकल के बारे में बताता है कि निकल जो एक स्वॉर्ड मास्टर थे, उस बंदे ने लिटरली अब प्रैक्टिस करते करते अपनी जान दे दी थी। उस बंदे ने करीब करीब कि 10 या 15 डेकेड से अपने आप को दुनिया से दूर रखा था, खुद को सिर्फ ट्रेंड किया था। वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो ऑरा को भी ऑरा के बीच से काट सकता था। ये एक ईस्टर एक्ट था गेम का, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत खतरनाक था इस गेम के हिसाब से। तभी वो कहता है कि निकल की बॉडी यहाँ पे क्या कर रही है, और अगर मैं इसको किसी तरह से अपना नाइट बना लूँ तो कितना सही रहेगा। वो अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा होता है। कहता है लेकिन हाई रैंक के डीमन को अराइज करना कोई आसान काम तो नहीं है। तभी वो अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा। तभी वो कहता है सर पाइमन, मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। पाइमन कहता है कि क्या तुम्हें एक और बॉडी चाहिए? वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहता है कि अगर तुम्हें एक और बॉडी चाहिए तो तुम्हें जाके चारण की परमिशन लेके आनी होगी पहले। समझ में आई? वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ें छुप छुप के करनी है, क्योंकि मुझे खुद भी तो आगे चल के कुछ चीज़ों के लिए आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। वो अपनी अंगूठी दिखाते कहता है बदले में मैं आपको ये दूंगा। वो भाई उसकी अंगूठी देखते ही कहता है ये तो काउंट की क्रस्ट वाली अंगूठी है, अगर मैंने इसे बेचा तो मैं बहुत ज़्यादा माला माल हो जाऊंगा। तभी कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारे मास्टर से तुम्हारी शिकायत भी नहीं करूंगा। और तुम्हें कौन सी कॉर्प्स चाहिए बताओ ज़रा। तभी वो उसके हाथ से जल्दी से अंगूठी ले लेता है और वो सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए कितना अच्छा है। वैसे भी ये अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं थी। और वो उसकी बॉडी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इनसे स्वॉर्डमैनशिप भी सीख सकता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अपने जो जगह पे वापस आ चुका होता है और बैरन वाली जो बॉडी होती है उसे साफ़ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उस बैरन पीछे से कहता है इसके आफ्टर मैथ भी तुम्हें करनी है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। वो कहता है जी सर। और अपने साफ़ करते करते मन में सोच रहा होता है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे अब कुछ ना कुछ नया सीखना भी स्टार्ट करना होगा। मैं अपने करंट लेवल के साथ में निकल की बॉडी को क्या मैनिफेस्ट कर पाऊंगा? और हमें दिखाया जाता है निकल की बॉडी जो उसी सूटकेस के अंदर पड़ी हुई होती है। पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं सेटिस स्केल्टन तो समन कर ही लूँगा। चलो देखते हैं कि मेरा इवोल्यूशन सिस्टम कहाँ तक काम करता है। और ये सारी चीज़ें करके जाने लगता है। तभी हमें पीछे से आवाज़ आती है कि चैन की बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे से वो वैम्पायर कहती है तुम कब तक वेट करने की सोच रहे हो? तभी कहता है कि तुम सोए नहीं अभी तक? वो कहती है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगी। और तुम कब तक चैरन के असिस्टेंट बने रहना चाहते हो? तभी वो कहता है कि हाँ, मैं असिस्टेंट ही ठीक हूँ जब तक मैं अभी बना हुआ हूँ। वो हंस होती कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना माइंड बना लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कभी ना कभी चैनल तुम्हें भी डाउन कर देगा। वो उसके सामने बैठ के एक किताब पढ़ रहा था। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे सामने खड़े होके मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? वो किताब वही किताब पढ़ रहा होता है। वो कहती है कि मुझे डाउट था, कोई बात नहीं, अगर वैसे भी अगर मैं यहाँ से छूटी तो मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगी, अब तुम मुझे रिलीज़ कर दो तब भी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वो कहता है कि हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे को एक चीज़ चाहिए, मैं और ज़्यादा चैरॉन की
चाटते हुए ज़िंदगी नहीं बिता सकता। वो कहती है हाँ हाँ, तो मेरे हाथ खोलो और मैं तुरंत अभी जाके चरण को मार दूंगी। तभी वो कहता है एक काम करो, अपनी फैमिली की कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं मारोगी। और वो लिटरली भाई साहब पूरी तरह से शॉक में आ चुकी होती है। और वो अपने मन में सोच रहा था, तो जो बुक मैं पढ़ रहा था वो गलत नहीं थी, उस बुक में सही चीज़ लिखी हुई थी। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अपने लूसीफर की कसम खाती हूँ। वो कहता है कि ये इतना ईजी था। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसका सामने एक नोटिफिकेशन आई होती है कि एंजेला लूसीफर की इवोल्यूशन 55% हो चुका है, और अगर तुम इसे इवॉल्व करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तो वो उसके सामने ही अपने सिस्टम को यूज़ करने लगता है, और हमारी जो वैम्पायर होती है काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। तभी वो लिटरली यस पे क्लिक करता है, और सोच रहा होता है कि निकल को इस बारे में पता नहीं चलेगा। वो कहती है कि तुमने डिसाइड करा कि नहीं। वो तुरंत एस पे क्लिक कर देता है, और भाई लिटरली वो वैम्पायर बहुत तेज से चिल्लाती है, कहती है कि तुम हरामजादे कहीं के, तुमने क्या किया। और भाई वो लिटरली पूरी तरह चिल्ला रही होती है और अपने हाथ पर पटकना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है अपने आप को हमारा एमसी कहता है अपने आप को संभालो, क्या मैं सक्सेस नहीं हुआ? मुझे लगता है कि मैं आसपास की चीज़ों को इवॉल्व नहीं कर सकता, सिर्फ अपने और अपने समन्स को इवॉल्व कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, चलो मैं निकल को समन करने की कोशिश करता हूँ। और ये बेहोश हो गई है, ज़्यादा मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इससे। तभी वो कहता है चलो अब शुरू करते हैं निकल की इवॉल्विंग और समनिंग। और भाई लिटरली सामने कुछ लिख के वो स्टार्ट करता है और कहता है स्केलेटन समनिंग। और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई उसका काफ़ी ज़्यादा माना खींच रहा होता है। वो कह रहा होता है एक स्केलेटन को समन करने के लिए इतना ज़्यादा माना। और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई वो पूरी तरह से स्केलेटन एक नीले से ऑरा में रिलीज होते हुए वो एकदम से खड़ा हो जाता है, कहता है वाओ मैंने स्केलेटन समन कर लिया। और उसकी स्केलेटन की समनिंग का लेवल 1 से 3 हो जाता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो यही सब चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और सोच रहा होता है कि ये बुरा नहीं था, तो मैंने स्केलेटन को पोजेस कर लिया है। तभी वो कहता है कि अच्छा स्केलेटन तुम मेरी बात समझ सकते हो ना? वो कहता है हाँ। वो मतलब इशारा करते हुए कहता है कि ये हाँ। वो कहता है कि तो क्या तुम सच में पिछले जन्म में काफ़ी खतरनाक शॉट्समैन थे? वो कहता है हाँ। तो कहता है कि अच्छा अच्छा अब तुम मेरे अंडर काम करोगे। वो उंगली का इशारा करते जैसे हम लोग कहते नहीं है कि एक नंबर चीज़ है, वैसे करके कहता है हाँ ओके ओके। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बंदा लिटरली अपने रूम में जाके काफ़ी ज़्यादा आराम कर रहा होता है। कह रहा होता है कि अब 1 साल बचा है चैरोन को मुझे मारने के लिए। तो मतलब इसे ये भी पता है कि सारा का सारा सिनेरियो कि वो कब मरने वाला है, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है। बंदा तो बहुत तेज है और वो अपने सिस्टम में सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता है। और उसको हमें दिखाया जा रहा था उसके पास 5 स्केलेटन समन करने की छूट होती है। और वो स्केलेटन समन करने पे यस कर देता है और स्केलेटन बाहर आता है। और हमें दिखाया जा रहा था वो सोच रहा था कि अगर ये ऐसे स्केलेटन हाँ अगर मैं किसी के सामने भी आ गया तो वो डर के बेहोश हो जाएगा। और उसे कपड़े वपड़े पहना देता, कहता है कि हाँ अब ये थोड़ा इंसान जैसा लग रहा है। और वो कह रहा होता है कि ये ईस्टर एग की सारी डिस्क्रिप्शंस हैं और वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो स्केलेटन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता कहता है कि हमारा एमसी कहता है तो ये प्रैक्टिस करते करते ही मरा और इवेंचुअली मरने के बाद भी ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये बुरा नहीं। तभी वो कहता है निकल निकल उसकी तरफ देखता है और वो कहता है क्या तुम मुझे शॉर्टमैनशिप सिखाओगे? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि किस किस तरह की सारे के सारे लेवल्स होते हैं। और वो लेवल्स होते हैं 4। पुअर को तुम काउंट ही नहीं करते, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल और जीनियस। तो क्या हमारा जो एमसी है वो जीनियस तक पहुंचेगा? चलो देखते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कल उसे शॉर्ट चलाना सिखा रहा होता है और हमारा एमसी कहता है कि वाह मेरा शरीर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फट जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी मास्टर है। और इस तरह तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और सीख लूँगा जो मेरे को फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो मैं अपनी डुअल ट्रेल की वजह से ऑरा मास्टर भी कर सकता हूँ और माना मास्टर भी कर सकता हूँ। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ऑरा से माना में बड़ी आसानी से। और अगर मैंने मैजिक और स्वॉर्ड्समैन भी सीख ली तो मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और मैं दिखाया जा रहा होता वो अपने आप को सोचने लगता है कैसे वो एक ऑरा मास्टर कर लेगा, माना मास्टर कर लेगा और मैजिक मास्टर कर लेगा, स्वॉर्ड भी मास्टर कर लेगा और खुद को एक इम्पीरियर की तरह समझने लगता है। कहता है कि जैसा कि इम्पीरियर एडमॉड ने किया था जिन्होंने एम्पायर बनाया वो ये सब सपने सोच रहा। तभी
निकल उसे चुटकी काट लेता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट लुक देते हुए कहता है कि फोकस। हमारा एमसी कहता है ये इसे सडनली क्या हो गया और तुम हड्डियों से बने हो, तुम मेरे को इतनी चुटकी कैसे काट सकते हो। तभी हमें दिखा दो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करते करते सोच रहा था कि फिजिकल ट्रेनिंग मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं भी एक आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में था और मैं एंड्रूस की हिम्मत को बढ़ाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अपने आप को स्ट्रांग करूंगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते वो लिटरली अपनी पूरी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा था, अपने मन में सोच रहा होता है अपनी टेबल पर बैठ के कि मेरा नेक्रोमेंसी का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा सही से चल रहा है और मैं अब 100 स्केल्टन्स को समन कर सकता हूँ। मुझे लगा नहीं था मैं इतनी तेज़ी से सारी चीज़ों को मास्टर करने लगूंगा। अब 200 घंटे और तो मैं एक बिगनर नेक्रोमेंसर बन जाऊंगा। बुरा नहीं है ये। यही सब चीज़ें सोचते सोचते कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस वैम्पायर के साथ में क्या हुआ था, मैंने कहाँ गलती करी। आ, छोड़ो ना। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि निकल उसके पास में आके अपनी वही तलवार चलाते चलाते उसको डरा देता है। वो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया और क्या तुम थकते नहीं हो। चलो ठीक है, तुम मर गए, तुम्हें थकना तो चाहिए। मुझे कोई ऐसा सा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं हमेशा चार्ज रहूँ। तो मुझे कोई पोशन बनाना शुरू करना चाहिए और उसके लिए मुझे एटलीस्ट कुछ क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मेरे अभी नॉलेज के हिसाब से मैं पोशन बना तो लूँगा, लेकिन कितना कितना क्या क्या रेशियो लगेगा वो मुझे नहीं पता। हमें सीन शिफ्ट होता है, वो हमें दिखाया जा रहा होता है, वो क्लास की तरफ जा रहा होता है और वहीं पे जाके सब लोग उसको देख के कहने लगते हैं तो ये पोशन क्लास में क्या कर रहा है। दूसरा कहता है मुझे लगता है कोई बढ़िया लड़की पिक करने आ रखा है। तभी वो आता है और जाके पोषण क्लास में पीछे बैठ जाता है और हमें दिखाया जाता जा रहा होता है एक लड़की जिसको देख के गहरी सांस ले रही होती है। क्लास स्टार्ट होती है और हमारा टीचर चीज़ों को समझा रहा होता है। हमारा जो एमसी होता है वो बीच में हाथ उठाते हुए कहता है सर अगर कैसा रहेगा कि, तभी वो कहता है कि हाँ हाँ तुमको पहली बार कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूछो पूछो पूछो। तभी वो कहता है कि सर कैसा रहेगा कि हम मतराता रूट को भी इसमें मिला दे तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या हमें कोई सूप बनाना है क्या जो इसमें मिला दे। तभी हमारे एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं, तो मुझे अगर इन सब चीज़ों के बारे में खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और जो क्लास का लेवल इससे तो कहीं ज़्यादा मैं जानता हूँ, मुझे अब अकेले में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है एक लड़की जो पीछे देखते हुए सोच रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और हमें दिखाया जा रहा, फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अकेडमिक ग्राउंड का रिसर्च डिपार्टमेंट सेंटर, जहाँ पे हमारा एमसी पोशन बनाने की कोशिश कर रहा होता है अकेले और वो बार बार फेल हो रहा होता है और कहता है शिट मैं फिर से फेल हो गया और इसी तरह चलता रहा तो मेरे पे सामान ख़त्म हो जाएगा और मैं कंगला हो जाऊँगा, तो मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो लड़की अंदर आती है और एमसी सोच ही रहा होता है मुझ जैसे गधे की कौन मदद करेगा। वो पीछे वो आराम करते हुए सोच ही रहा, तभी लड़की को देखता है और सोचता है कि ये तो एक प्लेबल कैरेक्टर है ना, एक प्लेबल कैरेक्टर यहाँ क्या कर रही है। और मुझे ना याद है ये लूशिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पोशंस में। मेरा नसीब अच्छा है या ये गेम मेरे साथ ऐसा खेल रहा है। वो ये सब कुछ सोच रहा था। तभी उसके बाद लूशिया आती कहती है कि तो तुम पोशन बनाने की कोशिश कर रहे हो ना सीनियर, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। वो कहता है कि लेकिन अगर मैंने इसको अपना सीक्रेट अभी रिवील कर दिया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि मैं एक रिकारनेटेड हूँ या मैं गेम के अंदर आ रखा हूँ। वो कहता है नहीं नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अपने मन में कह रहा था चुप चली जाओ बस चली जाओ तुम। तभी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस देखने आई थी कि आप कैसा कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगा कि आप कुछ नया करना चाहते हो सीनियर। और उसके पास में खड़ी हो जाती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें कोई जाके स्टडी नहीं करनी। वो कहती है कि मुझे आपके साथ स्टडी करनी है, कैसा रहेगा आप मेरे साथ स्टडी कीजिए। वो कहता है तुम्हारे साथ स्टडी हो के। वो कहती है कि क्यों तुम्हारे मेरे साथ स्टडी नहीं करनी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि क्या कह रही होती है कि तो मुझे लगता है कि तुम मुझे इग्नोर मारने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि मेरे पास इसको रिफ्यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छी एल्केमिस्ट है और ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि इसने ये सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं खुद को बचाने के लिए सीखा है। और हमें दिखाया जा रहा था उसकी एक बैक स्टोरी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रही होती है और फिर खुद ही एल्केमी सीख के अपने लिए इलाज ढूंढने लगती है।
वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अल्केमिस्ट बन जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, पैसा होता है और उसको बहुत सारा ज्ञान आ जाता है चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके। वही प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, मतलब वुमेन बेटर जो भी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे वो काफ़ी खतरनाक अल्केमिस्ट बन चुकी होती है। और हमारा एमसी मन सोच रहा था अगर इसने मेरे बारे में जान लिया तो ये तो मुझे मार ही डालेगी। तभी हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे एटलीस्ट अभी तो तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इंटरेस्टेड भी रहूँगा आगे भी। तभी वो कहती है कि पियामा पियामा को रूम में लाने की क्या ज़रूरत है। पियामा एक तरह का मशरूम है इसमें, तो वो कहती है कि तुम्हें उसको भी ऐड करना चाहिए जो तुमने क्लास में बोला था, इससे तुम्हें मदद मिलेगी और तुम्हारा पोषण काफ़ी आसानी से बन जाएगा। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम जा सकती हो, तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पे भी किसी को भी परेशान कर सकती हो। कहती है हाँ ठीक है, इतना एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हारा मन चेंज हो तो तुम मुझे हेल्प के लिए बुला सकते हो। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत भी पड़ेगी। और वो हमारा एमसी सीन शिफ्ट होता है और प्रैक्टिस करता हुआ दिखाया जा रहा होता है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को पैसे को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और मेरे मन में दो चीज़ें आ रही हैं जिससे मैं पैसों की दिक्कतों को सॉल्व कर सकता हूँ। पहला, मैं जाके अपनी बहन से बोल लूँ पैसों के लिए, जैसा कि पिछली बार एंड्रूज ने किया था। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं, वो ये सब सोचते हुए जा रहा होता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है एक लड़की जो उसको देख के कहती है एंड्रिया क्रॉनवेल, या ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और उसके हाथ में किताब। मुझे लगता है कि उसने भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, अच्छा है उसके लिए। तभी हमारे हमसे कहते ओह मैं तो भूल ही गया था आपको बताने के बारे में, डियाना एल्विन के बारे में, जो एल्विन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। और हम बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, किसी रीज़न क्या, मेरी फैमिली एक डेथ में पड़ चुकी थी, इस रीज़न की वजह से हमें दोस्ती को काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई और हम लोग दूर हो गए। और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया, वो उसके इंट्रोडक्शन देने के बाद बता रहा होता है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं लूसिया का एक खिलौना बन के रह जाऊंगा, और मुझे इस तरह एंड नहीं होना है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कैपिटल जो रॉडलैंड का है, वहाँ पे हमारा एमसी पास में एमसी आते कह रहा होता है कि तो यहीं कहीं पे मेरी बहन काम करती है। तभी वो उस जगह पहुंच जाता है और उसकी बहन कहती है कि ओ एंड्रिया तुम यहाँ पे, बहुत आओ आओ बैठो बैठो बैठो। तभी वो अपनी बहन के पास आते हुए कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है, तुम काउंट के हाउस लोड की सबसे बड़ी बेटी हो, उसके बावजूद तुम यहाँ काम कर रही हो। वो कहती है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा था ये होती है एमी क्रॉनवेल, एंड्रिया की बड़ी बहन। वो कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था। तभी कहती है ऐसा चेहरा मत बनाओ सीरियस सा, ठीक है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है मैं समझ सकती हूँ, ये लो मैंने तुम्हारे लिए पहले तैयार करके रखे थे। तभी वो पैसा लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इसे पक्का लौटा दूंगा। तभी वो कुछ देख के शौक हो जाती है और उससे पूछती है एंड्रिया तुम्हारी अंगूठी कहाँ है। वो कहता है कि वो मेरी अंगूठी खो ना जाए इसलिए मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है इसको। वो अपने मन में कहता है कि मैं इसे सच नहीं बता सकता। तभी वो कहती है कि तो तुमने वो तो नहीं किया ना, और अगर तुमने वो किया है, वो अपना मुंडे नीचे करते हुए कहता है मुझे माफ़ करना। वो कहती है कि तुम मुझे अब आज के बाद कभी यहाँ देखने मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एंड्रू पीछे कहता है सुनो तो मेरी बात। वो कहती है कि मैं बता रही हूँ मेरे को तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कभी यहाँ पे वापस मत आना, और ये पैसे भी देने, कुछ भी वापस देने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा जो एंड्रिया पीछे चिल्ला रहा होता है मैं उसे वापस ले लूँगा, और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई वो लिटरली रोते हुए जा रही है। तो एंड्रिया अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पहली बार उसे इतना परेशान देखा है और मुझे वो अंगूठी वापस लेनी ही होगी। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो इस कैरेक्टर को खेल रहा होता है अपने पिछले लाइफ में, वो सोच रहा होता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ पिछली गेम में करी थी, मुझे उन सब के बारे में सोचना होगा और लूसिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है पोशन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुकी है इस एकेडमी में। और हमें दिखाया जा रहा होता है एक बंदा जो पीछे चिल्ला रहा होता है हे तुम उठो और थोड़ा काम करो, ये तुम पूरे एक हफ्ते से नीट की तरह काम कर रहे हो,
तुम गधे कहेंगे, कुछ तो काम करो। हमें दिखाया जा रहा होता है, ये होता है हमारा एमसी जो लूसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहा होता है रनिंग करते, और हमें दिखाया जा रहा था पीछे से लूसी जो भाई सही में इतना आलसी तो मैं भी नहीं हूँ, जबकि मैं बहुत बड़ा वाला आलसी हूँ उसके बावजूद। तो वो पीछे से कह रही होती है स्टूपिड सीनियर तुम कर सकते हो। हमें दिखाया जा रहा काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, हमारा एमसी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, और लूसी पीछे बैठ के सिर्फ आराम कर रही होती है। और हमारा एमसी कह रहा होता है मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अकेले काम कर रहा हूँ। तो हमारी जो लूसी होती है पीछे से कहती तुम सपना देख रहे हो और कुछ नहीं है। वो कहता है कि अच्छा मेरे को परेशान मत करो। तभी वो कहता है कि तुम अगर कुछ नहीं कर सकती एटलीस्ट मुझे मटेरियल का अमाउंट ही बता दो। तो वो पीछे से बताने लगती है कि तुम्हें क्या क्या डालना चाहिए। वो कहता है ठीक है, और वो उन चीज़ों को मिलाने लगता है, और भाई लिटरली जैसे वो आखिरी ड्रॉप डालता है बूम, और उसका वो पोशन बन के तैयार है, वो चिल्लाता है। वो लूसी पीछे से कहती है कि तो क्या हुआ तुम फिर से फेल हो गए। वो पीछे एक ब्लशिंग सी स्माइल और पूरा पसीने से होते हुए कहता है कि ये काम कर रहा है। और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई उसने वो पोशन बना लिया होता है, उसे एक नया टैलेंट मिला होता है जिसका नाम होता है पोशन ब्लफ टैलेंट। और उसे उस ट्रेल के बाद में 32% के चीज़ें मिली होती हैं। वो कहता है कि मेरे को जो पिछली बार कोई इवोल्यूशन ट्रेल मिला था तो 55%, उससे तो काफ़ी कम है ये। तो क्या मैं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्या? वही तो चीज़ सोच रहा होता है। तभी वो कहती है कि तो क्या हम इसको डेली यूज़ पे भी डेली यूज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो उसके स्टेटस विंडो पोर्शन की देख के कहता है कि हाँ, हम इसको डेली बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और वो खुश हो जाती है। तभी वो कहती है कि अब तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए और एग्ज़ामिनेशन कमेटी के पास में और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। वो कहता है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ये काम तुम ही करो। तभी वो खुशी होते हुए कहती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं काम कर दूँगी, और वैसे भी तुमने मेरा काम इतना आसान कर दिया है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। वो कहता है क्या आसान? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा था हमारे एनसी पास में नोटिफिकेशन आ रही होती है। एंजिला का एंजिला लूसीफर का इवोल्यूशन का टाइम है 14 दिन 21 घंटे और 33 मिनट। और हम एंजिला अपने मन में सोच रही थी मैं क्या करूं, मेरी पूरी बॉडी पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इस पेन के अलावा मुझे कहीं कहीं और कुछ और भी दर्द कर रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, और ट्रेन में भी दिखाया हमारा एमसी एक किताब पढ़ रहा होता है, काफ़ी सारे लोग उसके अंदर होते हैं, और वो लोग जा रहे होते हैं मैजिक टावर अपना अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और हमें दिखाया जा रहा था उसके साथ में वो समन भी होता है जो उसे समय समय प्रैक्टिस करा रहा होता है, और वो यही सब चीज़ें सोचते जा रहा होता है कि समन के साथ मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है, मैंने वैम्पायर को इन्वॉल्व करने के डाल दिया। तभी हम उस ट्रेन में देखते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। तभी एक लड़की कहती है हे डायना, तुमने सुना अब की बार का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है? वो कहती है कि हाँ। वो कहती है कि अब की बार सब लोग रैंडम होके चुने जाएंगे, और कितना सही होगा ना कि अगर तुम ब्रीज के साथ में कोलैब हो जाओ। वो कहती है नहीं, इससे मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ में कोलैब होती हूँ। तभी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो कैसा रहेगा। और हमारे एमसी की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा उसके साथ में ग्रुप बन जाए तो। और वो डायनास को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लश करो कहो या जो भी कुछ कर रही होती है, ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि 1 मिनट और है और स्टेशन आने वाला है। तो अभी उसमें से उनका कैप जो क्लास मॉनिटर वगैरह होता है वो कहता है कि चलो सब लोग उतरते हैं, और वो उतर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि सबके जो टीम है वो बांट दी गई होती है, और टीम में कुछ इस तरह से होती है कि 3 स्टूडेंट्स रहेंगे वॉरियर डिपार्टमेंट के, एक स्टूडेंट रहेगा मैजिक डिपार्टमेंट का, और एक सुपरवाइजर रहेगा। टोटल 5 की टीम रहेगी, और सबको एक एक टास्क दिया जाएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा एमजी कह रहा था शिट, मैं इन लोगों के सामने रहूँगा, जबकि ये सब लोग चेरों से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं मेरे को। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो टीम अप हुआ होता है वो हुआ होता है हजार गापरी के नाम से, जिस ये प्लेयर ने एक कल्ट बना दी थी अपने नाम की। दूसरी है एक मर्डरर जो कि लुनेटिक की है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को इन्हीं लोगों की टीम में जाना था। तभी हम दिखाए पीछे से एक बंदा जो कह रहा होता है तो मैं भी तुम्हारी टीम में ही हूँ, और मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। मैंने सोचा कि तुम एक मजिशियन हो, लेकिन तुम कितने डिस्गस्टिंग हो क्योंकि तुम एक वॉरियर की तरह लग रही हो। तभी दूसरा कहता है ओ हेलो ब्रो, मैं हूँ हजार गारपी, और तुम्हें कोई दिक्कत है कि अगर वो वॉरियर है या जो भी है
और मैं यहाँ पे आ रखा हूँ जीतने के लिए, तो दिमाग मत खराब करो। दूसरी लड़की कहती है कि मैं हूँ विवान बैलकन। और वो आपस में बात करने लगते हैं वो दोनों लोग। और वो हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है, कहता है अब कुछ खतरनाक ना हो जाए। तभी हमें पीछे दिखाया जा रहा होता है एक लड़की जो कह रही होती है कि तो ये सबसे गंदा ग्रुप मेरे को मिला है। और हमारा एमसी पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है कि क्या यांकी है हमारी सुपरवाइजर? दाद तेरी की तो अब हमारी लगने वाली है। और वो सारे के सारे इकट्ठा होके सोच रहे होता है हमारा एमसी की इस चारों के चारों एक से बढ़ के एक कमीने मेरे ग्रुप में है। आ, तभी वो यांकी कहती चलो अब जाते हैं अपने टास्क फोर्स से ख़त्म करके आते हैं। हमारा एमसी कहता है वापिस आना और इस टीम के साथ में सच में शिफ्ट होता है। और मैं ट्रेन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारी जो सुपरवाइज़र होती है वो खुद को इंट्रोड्यूस करते कहती है तो मेरा नाम है एवी क्लियर और मैं हूँ ग्रुप 9 की सुपरवाइज़र। तो ये है हमारे लिए रिक्वेस्ट फॉर्म। हमें इन्वेस्टिगेट करना है बैरन की इन टेरिटरी में, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आजकल विलेज के अंदर मर्डर्स हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग गायब हो रहे हैं। और उनका एक बेटा भी जो है वो गायब हो चुका है। मर्सलिनिस गिल्ड जो उनको ढूंढने गई थी वो भी गायब हो चुकी है। किसी का कोई क्वेश्चन है? तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये गेम से ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है आईवी क्लियर। ये लिटरली एक यंगेस्ट एज की ऑरा मास्टर है। लेकिन ये इसके टैलेंट को लेके मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा सवाल है, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ गेम के अंदर था नहीं। तभी हमारी जो क्लियर होती है वो कहती है कि तो तुम एक मैजिशियन हो ना, एक मेज हो ना, और लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोई नाइट बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुमने अपनी इतनी बॉडी इतनी ज़्यादा फुला उला ली है। वो कहता है कि एमसी हमारा भाई रेकलेस जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये सब सुनना उस आदमी से तो पसंद नहीं है जो बैठ के स्टू चबा रहा है। वो कहती है कि क्या लगता है मैं यहाँ इस कैबिन के अंदर स्मोक करूँ तुम लोगों को अच्छा लगेगा? मैं तुम्हें ही चबा लेती हूँ। तभी हमें बंदा कहता है कि अरे अरे शांत हो जाओ हम आने ही वाले हैं। तभी वो लोग सीधा उसके कासल में पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है बैरन। वो कहता है कि तुम लोगों का स्वागत है और तुम्हें सब कुछ सिचुएशन सारी पता ही है, तो कैसा रहेगा कि कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ सकते हो। वो कहती है कि हाँ आपने बोला कि वो 2 हफ्ते पहले गायब हुए हैं, तो आपने कोई मर्सनरीज की स्क्वाड भेजी थी उनका क्या हुआ? कह रहे हैं वो लोग भी गायब हो चुके हैं। तभी हमें दिखाया बटर जो आता है कहता है माय लॉर्ड, और उनके कान में कुछ कह रहा होता है तो कि यंगेस्ट मास्टर का कुछ ऐसे ही। तभी जो बैरन होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम लोगों को अगर कुछ और नहीं जानना तो प्लीज़ आप लोग अपने एक्शंस ले सकते हो। वो हमारा बटर कहता है मुझे माफ़ करना कि क्योंकि जो हमारे यंग मास्टर हैं वो थोड़ा सा अभी उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसके लिए हमारे जो किंग हैं वो भी थोड़ा परेशान चल रहे हैं। तभी हमारी जो सुपरवाइज़र होती है वो कहती है कि ठीक है तो हम सीधा इन्वेस्टिगेशन की जगह पे जाना पड़ जाएंगे अभी के अभी। और वो निकल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो नीले वाला होता है उसने सारे सामान वामान चेक कर लिया होता है। हमारी जो सुपरवाइज़र होती है कहती बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और अपनी तलवार निकालते कहती है कि तो उसका भतीजा मिसिंग है काफ़ी टाइम से और उसने सिर्फ एक बार मर्सनरीज को भेजा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा क्या कहना है? और एमसी से पूछ रही थी। एमसी कहता है कि ये एक काफ़ी अच्छी स्टोरी जो है उन लोगों ने बनाई है, और मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ लग रही है बैरन से भी ज़्यादा उस बटलर की, क्योंकि उसका एटीट्यूड जब हम निकलने लगे तो उसने हमें क्या बोला था कि आज के बजाय आप कल चले जाइएगा, क्योंकि कल जो है आप आराम से इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो आराम कर लीजिए। लेकिन जैसे हमने बोला कि नहीं हम अभी के अभी निकलेंगे, उसका चेहरा लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई बहुत बड़ा प्लान जो है वो फ्लॉप हो चुका है। वो लोग सब यही सब बातें करते हुए अपना जगह पे जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है उनमें से एक कहता है कि क्या होगा अगर वहाँ पे कुछ अजीब सा हमें दिखा? तो दूसरा वाला कहता है हाँ अजीब सा दिखेगा तो हमें जैसे कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है, हमने ये सब चीज़ें बहुत बार देखी हुई है और हमें जाते ही वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें विलेजर से बात करनी होगी। तभी हमारे एमसी को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। वो कहता है कि मेरा माना इतनी तेज़ से क्यों शेक हो रहा है, और क्या विलेज के पास जाने पे ही ये सब कुछ हो रहा है? तभी दिखाया सब लोग एकदम से ही वहाँ पे अर्थक्वेक आया होता है और
हमारे एक बंदा उसी ग्रुप का एक बंदा कहता है, ओए कोच कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो को देखता है कि जो जो वो बग्गी गाड़ी चलाने वाला होता है पगला गया होता है, और लिटरली वो बहुत तेज लेके जा रहा होता है। हमारा वो नीले वाला बंदा चिल्लाता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लिटरली हमारी सुपरवाइजर तुरंत लात मारती है, कहती है कि ओह ये बहुत देर हो चुकी है, सब लोग अपने आप को संभाल लो, हमें बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई वो पूरी पूरी बग्गी टूट चुकी होती है, और वो बंदा भी तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट गिर के मर गया होता है। और वो लोग विलेज पहुंचे होते हैं, देख रहे हैं विलेज में लोग सिर्फ नाच रहे होते हैं, आसपास सिर्फ और सिर्फ नाच गाना चल रहा होता है। वो लोग जैसे ही बग्गी से निकलते हैं कहते हैं ये सिनेरियो क्या हो रहा है, और यहाँ पे इतने कोई मेज वगैरह है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी जो अपनी छाती पकड़ के बैठा होता है, कहता है कि ये कोई ऐसा नॉर्मल जमाना नहीं है, ये है एक ब्लैक मैजिक, यहाँ पे ब्लैक मैजिक क्या कर रहा है। और वीडियो आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मांगा का सफ़र।